Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will start a chapter from history that is of class 10th called Nationalism in India. नेशनलिज़म इन इंडिया जो चैप्टर है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, और इसमें से आपके मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक प्रकार से आपके सोशल साइंस के अंदर ये काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद नेशनलिज़म इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि नेशनलिज़म होता क्या है। तो देखिए, नेशनलिज़म क्या है कि एक डिज़ायर होती है लोगों के अंदर, जिन लोगों के अंदर मतलब वो सेम रेस, कल्चर, लैंग्वेज शेयर करते हैं, वो लोग अपने लिए एक आज़ाद देश बनाना चाहते हैं। तो ये आज़ाद देश बनाने की जो डिज़ायर है, इसे ही हम नेशनलिज़म कहते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि व्हाट इज़ नेशनलिज़म? नेशनलिज़म मीन्स ए डिज़ायर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्स द सेम रेस, कल्चर, लैंग्वेज एट्सेट्रा टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ये एक प्रकार की इसकी एक डेफिनेशन हम कह सकते हैं। एक और तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अ फीलिंग ऑफ लव और प्राइड फॉर योर ओन कंट्री, ए फीलिंग दैट योर कंट्री इज़ बेटर देन एनी अदर। अपने देश के लिए प्रेम होना, देशभक्ति की भावना होना, ये भी एक नेशनलिज़म है। तो जब आप अपने देश के लिए प्राउड महसूस करते हो तो उस वक्त आप नेशनलिज़म की फीलिंग महसूस कर रहे होते हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए कि जब भी कोई क्रिकेट मैच होता है और जब आपका देश जीतता है, जैसे इंडिया जीतता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है। और जब भी कोई इंडिया के बारे में अच्छी खबर सुनने को मिलती है तो हमें अपने आप अंदर से बहुत खुशी होती है। जब भी इंडिया के अंदर कोई भी इंसान जो इंडिया का सिटीज़न है, वो अगर कुछ अचीवमेंट करता है तो हमें प्राउड महसूस होता है। तो ये एक नेशनलिस्ट फीलिंग है, हमें हमारे कल्चर, लैंग्वेज, हर चीज़ को लेकर हमें प्राउड महसूस होता है। तो ये जो फीलिंग होती है, इसी को हम नेशनलिज़म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनलिज़म की जब हम बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन यहाँ पर ये निकल कर आता है कि हाउ डिड नेशनलिज़म डेवलप्ड। नेशनलिज़म ये डेवलप कैसे हुआ, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से नेशनलिज़म डेवलप हुआ, लोगों के मन में फीलिंग कैसे जनरेट होती है, लोग क्यों जन्म से ही अब उनको पता होता है कि ये देश उनका है और वो देश के प्रति उनके मन में भावनाएं बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये नेशनलिज़म एक दिन में डेवलप नहीं होता, इसको डेवलप होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। ये जो लंबा समय लगता है, इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कुछ इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स होते हैं। ये सारे इंसिडेंट, एक्सीडेंट्स, इवेंट्स की जो चेन होती है, ये चेन एंड में जाकर कहीं ना कहीं नेशनलिज़म को पूरा करती है। और जब ये इंसिडेंट्स और इवेंट्स होते हैं तो उसी वक्त आपका नेशनलिज़म जो है वो आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। दुनिया के जितने भी देश है, हर देश में आप नेशनलिज़म आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर देश के लोग जो है अपने देश के प्रति जो है भक्ति रखते हैं, देश के प्रति सम्मान रखते हैं, रिस्पेक्ट रहते हैं। लेकिन जब आप उनकी हिस्ट्री निकालेंगे कि उनके वहाँ पर नेशनलिज़म कैसे डेवलप हुआ, तो यू विल कम टू नो दैट कि देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के इवेंट्स हुए थे और उनमें सबकी हिस्ट्री अलग अलग है, और हर जगह जो है नेशनलिज़म डेवलप होने का जो रीज़न्स होंगे वो सब जगह अलग अलग होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं यूरोप, तो यूरोप में नेशनलिज़म जो डेवलप हुआ था वो इस तरीके से डेवलप हुआ था कि वो अपने देश को नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। अगर आप यूरोप की हिस्ट्री को देखें तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यूरोप के जो देश है, जो करंट आज जो हम यूरोप के देश के नाम देखते हैं, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है, या आपका जो आज का जो ग्रेट ब्रिटेन है या जिसको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं वो हो गया, तो आपको पता लगेगा कि ये सारे देश अपने पास्ट में कभी एक देश नहीं रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम इटली की बात करते हैं, तो इटली जो था एक ज़माने में 3 पार्ट में डिवाइडेड था। जैसे कि एक आपका पिडमॉन्ट, फर्डिनेंड का एरिया था, जो कि
इटालियन किंगडम के अंडर में आता था, लेकिन आज के इटली का जो बाकी के जो 2 पार्ट्स थे, वो कुछ पार्ट जो था वो प्रशियन किंगडम के पास था, कुछ पार्ट जो था वो स्पेनिश किंगडम के पास था। बाद में स्ट्रगल करके वहाँ के लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म की भावनाएं डेवलप हुई, फीलिंग्स डेवलप हुई कि वो किस तरीके से उन्हें अपने इस पूरे देश को एक पूरा देश बनाना है। तो उन्होंने स्ट्रगल करके, युद्ध लड़के अपने देश को एक पूरा देश बनाया। ठीक है, तो वहाँ पर नेशनलिज्म आने का रीज़न क्या है? फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। ठीक है, और इस फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स ने क्या किया कि लोगों के अंदर आइडेंटिटीज़, ठीक है, और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट किया। तो नेशनलिज्म होने के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का होना बहुत ज़रूरी होता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को हम हिंदी में कह सकते हैं अपनेपन की भावना होना। हम हमारे देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, सबसे भले हम उनको जानते नहीं हों, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उनसे एक बिलोंगिंगनेस हमारे अंदर रहती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब आप विदेश जाते हैं या किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर आपको कोई आदमी मिलता है जो मलयालम बोलता है। अब आप राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन आपको वो मिलता कौन है? मलयालम बोलने वाला मिलता है, वो भी दूसरे देश में। तो आपको मलयालम आती नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आदमी के मुंह से आप मलयालम सुनते हैं तो आपको तुरंत एक फीलिंग डेवलप होती है कि हाँ, ये जो आदमी है ये इंडिया से बिलोंग करता है। बल्कि जबकि आपको मलयालम ना तो आपने कभी सीखी है, ना आपने मलयालम के बारे में कभी कुछ जाना है ज़्यादा, लेकिन सिर्फ आपको ये पता है कि मलयालम भारत की भाषा है, तो अपने आप आपका कनेक्शन मलयालम के साथ बैठ जाता है। तो सिमिलरली ऐसा ही कनेक्शन आपका भारत की हर भाषाओं के साथ अपने आप बैठता है, भले आप वो ना बोलते हो। आप राजस्थान में रहते हैं, आप मारवाड़ी बोलते हैं, आप शेखावाटी बोलते हैं, आप हाड़ौती बोलते हैं, आप मेवाड़ की भाषा बोलते हैं, मतलब आप कहीं का भी डायलेक्ट बोलते हो, कहीं की भी आप लैंग्वेज बोलते हो, आप महाराष्ट्र में मराठी बोलते हो, गुजरात में गुजराती बोलते हो, लेकिन आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका बिलोंगिंगनेस अपने आप जो है पूरे देश की भाषाओं के साथ है, भले आपको वो भाषाएँ नहीं आती हो। तो ये होती है बिलोंगिंगनेस। ये बिलोंगिंगनेस जो डेवलप हुई है हमारे देश के अंदर, वो कैसे डेवलप हुई ये यहाँ पर हमको जानना है। तो हमने जैसे पढ़ा कि भाई यूरोप के अंदर ये बिलोंगिंगनेस जो डेवलप हुई वो नेशन स्टेट के बनने से डेवलप हुई। तो इंडिया में ये जो नेशनलिज्म डेवलप हुआ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ने। अब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या है? तो सिंपल सी बात है कि भाई हम ब्रिटिश लोगों की कॉलोनी थे और हमने ब्रिटिश लोगों से आज़ादी के लिए उस कॉलोनियलिज़म के अगेंस्ट हमने स्ट्रगल किया। जब से ब्रिटिश लोग भारत में आए तब से हम उनसे स्ट्रगल कर रहे थे, हमने उनको आज़ाद करा, हमने अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की। तो यहीं से हमारे अंदर क्या डेवलप हुआ? नेशनलिज़म डेवलप हुआ। ठीक है, लोगों ने जो है इस प्रोसेस में अपनी यूनिटी डेवलप की। जब अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोग ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट लड़ रहे थे, जैसे हम बहुत सारे इंसिडेंट्स पढ़ते हैं, जैसे आप अवध की बात कर लो, आप अवध नहीं तो आप मराठाओं की बात कर लो, आप राजपूतों की बात कर लो, या आप बंगाल की तरफ चले जाओ, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हर जगह, हर स्टेट, हर एरिया में कहीं ना कहीं हर प्रकार के लोग जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इस ब्रिटिशर्स और उनके जो थे वो कॉमन एनिमी बन गए थे। कौन? ब्रिटिशर्स। तो इन कॉमन एनिमी बनने की वजह से क्या हुआ कि उनके मन में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई और उन सब ने एक दूसरे की मदद करने की कोशिश की। तो यहाँ से क्या हुआ? इस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ने क्या किया? यूनिटी डेवलप की। ठीक है, समझ आइए आप लोगों को बात। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने, नेशनलिज्म केम टू इंडिया ड्यू टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। पीपल डिस्कवर्ड देयर यूनिटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो कॉलोनियलिज्म की जो स्ट्रगल, कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट जो स्ट्रगल थी, उसकी प्रोसेस में लोगों ने क्या किया? अपनी यूनिटी डिस्कवर की। एंड ईच ग्रुप और सेक्शन इन सोसाइटी फेल्ट द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। और सबका एक्सपीरियंस भी अलग अलग है। क्यों एक्सपीरियंस क्यों अलग अलग? क्योंकि सब जगह की प्रॉब्लम्स अलग अलग थी। जैसे हम जब आगे हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि भाई जितने भी प्रकार के पार्टिसिपेंट्स थे, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, फार्मर्स भी थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी थे, स्मॉल फार्मर्स भी थे, मिडिल क्लास भी थे, सबके एस्पिरेशंस अलग अलग थे। तो उन सब के कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट लड़ने के एक्सपीरियंस भी अलग अलग हुए थे। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम लोग भारत के नेशनलिज्म इंडिया में कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये सब कुछ हम शुरू करेंगे अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से।
जो कि हुआ था बिटवीन 1914 एंड 1918, उसी दौरान से हम ये शुरुआत करेंगे। और हमारे बेसिक इवेंट्स जो शुरू होंगे वो इस चैप्टर में हम करेंगे 1920 से। ठीक है, हम यहाँ पर ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि आईएनसी का क्या रोल था। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस समय क्या रोल था, अलग अलग सोसाइटी के सेक्शंस ने क्या रोल प्ले किया, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे डेवलप हुई। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ को क्या करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम हमारे टॉपिक पर सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, चूँकि जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि भाई इंडिया के अंदर हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तब इंडिया की कंडीशंस क्या थी। हमारा पहला टॉपिक है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब इंडिया की इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस टॉपिक को कि व्हाट वाज द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये बात आप दिमाग में बिठा लें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में। और अब आप सोचेंगे कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा क्या रोल था, क्योंकि हमने तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों ने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा था, लेकिन फ़र्क इतना सा है कि हम लोग चूँकि उस समय ब्रिटिश लोगों के कॉलोनियलिज़म में थे, तो हम लोग ब्रिटिश लोगों की कॉलोनी थे, तो हमें ब्रिटिश लोगों के बिहाफ पर हमें ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ना पड़ा था। ठीक है, तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट्स हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए थे और उसका काफ़ी ज़्यादा खामियाजा हमारे देश के लोगों ने उठाया था। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से देश में एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। ठीक है, अब क्या इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई, तो पहला है it increased the defense expenditure which was financed by war loans and increasing taxes। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो चूँकि हमको पता है कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश ने पार्टिसिपेट किया था, तो ब्रिटिश लोगों को ये तो हम सबको पता है कि भाई वॉर जो है उसको लड़ने के लिए फ़ंड चाहिए। तो ये फ़ंड जो चाहिए होता है, ये वॉर 4 साल खिंच गया, 1914 से लेकर 1918 तक ये वॉर खींचा, लगभग 4-5 साल ये वॉर खिंच गया। तो इस वजह से जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो खर्चे थे वॉर पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और इन खर्चों को पूरा करने के लिए क्या किया गया, वार लोन्स लिए गए। मतलब ब्रिटिश लोगों ने दुनिया के अलग अलग देशों से, खासतौर पर यूरोपियन देशों से या अमेरिका से, इधर उधर से उन्होंने लोन्स लिए। अब जब आपने लोन्स लिए तो उन लोन्स को वापस आपको चुकाना भी पड़ेगा, और वो लोन्स को चुकाने के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो ये इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, ये लोन कैसे चुकाएंगे? तो सिंपल सी बात है कि भाई आप जो आपकी कॉलोनीज़ है उन कॉलोनीज़ के अंदर आप रिवेन्यू डिमांड बढ़ा देंगे, या आप रिवेन्यू के जो चार्जेस है वो आप इंक्रीज़ कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे बर्डन बढ़ेगा किस पर, जो लोग रिवेन्यू पे करेंगे। जैसे कि इंडिया की हम बात करें तो इंडियन लोगों के ऊपर उन्होंने रिवेन्यू बढ़ा दिए। अब जब उन्होंने रिवेन्यू बढ़ा दिए तो रिवेन्यू बढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि जो भी किसान थे या जितने भी लोग भारत में टैक्सेस पे करते थे उन सब के ऊपर टैक्सेस का बोझ बढ़ गया। तो एक प्रकार से हार्डशिप, मतलब एक बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आ गया किनके ऊपर, इंडियन पीपल्स के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया, रिवेन्यूज़ की डिमांड तो की ही की किसानों से वगैरह से, इसके अलावा इन्होंने टैक्सेस इंक्रीज़ भी कर दिए और एक नया टैक्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया। इन्होंने कस्टम ड्यूटी तो बढ़ा दी। ठीक है, मतलब आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जब भी कुछ वर्क होता है तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, तो वो आपने बढ़ा दिए और उसका बर्डन पब्लिक के ऊपर बढ़ गया। और दूसरी चीज़ ये हुई कि इनकम टैक्स भी इन्होंने नया इंट्रोड्यूस कर दिया कि आपकी इनकम के ऊपर भी आपसे टैक्स लिया जाएगा। मतलब वो जो रिवेन्यू पे कर रहे हैं वो तो एक अलग है, उसके अलावा इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये वॉर के अंदर अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए उन्होंने इंडियन लोगों से ये सारी चीज़ें की, उनसे इंडियन लोगों से उन्होंने रिवेन्यू वसूल किए, उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, उन्होंने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि देश के लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ या इकोनॉमिक बर्डन बढ़ गया। ठीक है, increased defense expenditure led to increase in prices in war years, that is 1913 and 1918। मतलब इसके बीच में जो वॉर हुआ था ये वॉर ईयर कहलाएगा। 1913 से लेकर 1918 के बीच का जो साल है वो वॉर ईयर्स कहलाएंगे। तो इन वॉर ईयर्स में क्या हुआ, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो
अब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि बर्डन्स बढ़ा दिया, रेवेन्यू बढ़ा दिया, रेवेन्यू बढ़ा दिया तो अपने आप उसका कंसिक्वेंस क्या होगा कि प्राइसेस बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ जाएगी तो लोगों की हार्डशिप भी बढ़ जाएगी, मतलब एक्सट्रीम हार्डशिप हो जाएगी, लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी इनकम जितनी है और एक्सपेंडिचर लोगों का जितना है उसका जो बीच का गैप है वो दिन पे दिन कम होता चला जाएगा। ठीक है, इनकम तो बढ़ नहीं रही है लेकिन एक्सपेंडिचर उनका बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इस वजह से क्या होगा कि उनकी सेविंग्स ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, तो वो हार्डशिप में आ जाएंगे और उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें होगी। ठीक है, इसके अलावा इसी दौरान क्या हुआ, देखो एक तो ये तो इकोनॉमिक बर्डन हो गया, इसके अलावा अब देखो वॉर लड़ने के लिए सैनिक भी चाहिए, सोल्जर्स भी चाहिए। ठीक है, तो ये सोल्जर्स और सैनिक कहाँ से मिलेंगे, तो क्या किया, ज़बरदस्ती लोगों की इच्छा के विरुद्ध उनको फोर्सफुली रिक्रूट किया गया वॉर में लड़ने के लिए। ठीक है, और गांव के अंदर ज़बरदस्ती लोगों से फोर्सफुली ये कहा गया कि वो सोल्जर सप्लाई करें, मतलब लोगों की इच्छा के विरुद्ध उनको ज़बरदस्ती आर्मी में डाला गया और उनसे युद्ध लड़ने के लिए उनको भेजा गया, जिसकी वजह से भी लोगों की स्थिति, मतलब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए थे, मतलब इकोनॉमिकली तो वो परेशान ऑलरेडी थे ही थे। अब दूसरी प्रॉब्लम उनके साथ ये हो गई कि उनको ज़बरदस्ती वॉर में भी लड़ने के लिए भेजा जा रहा था जो उनकी इच्छा के अगेंस्ट था। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या होता है कि इसी दौरान जब ये सब कुछ हो रहा है, इकोनॉमिक आपके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, आपको ज़बरदस्ती वॉर में घसीटा जा रहा है, आपको ज़बरदस्ती वॉर में रिक्रूट किया जा रहा है, इसी दौरान क्या होता है कि 1918, 19 और 1920, 21 के दौरान इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में क्रॉप फेल हो जाती है, मतलब फसल बर्बाद हो जाती है, मतलब जितनी हार्वेस्टिंग आनी चाहिए उतनी हार्वेस्टिंग नहीं आती है। अब जब हार्वेस्टिंग कम आएगी तो खाने की कमी हो जाएगी, तो ये आप तो इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगी, इन एक्यूट फूड शॉर्टेज। क्या लिखा है, बिटवीन 1918, 1920, 21 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच रिजल्टेड इन एक्यूट फूड शॉर्टेज। अब फूड शॉर्टेज हो गई तो सिंपल सी बात है भाई, फूड शॉर्टेज हो गई तो खाने की कमी होगी तो लोग कुपोषण के शिकार भी हो सकते हैं, दंगे फसाद भी हो सकते हैं, फूड क्राइसिस भी हो सकता है, सर्वाइवल क्राइसिस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो भाई एक तो फेमाइन, क्योंकि क्रॉप फेल हो गई तो आप उसको एक प्रकार से फेमाइन का नाम दे सकते हो, तो फेमाइन हो गया। प्लस इसके अलावा साथ साथ में इसी पीरियड में क्या हुआ, कंट्री ने फेस किया क्या, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, एक महामारी फैल गई इन्फ्लुएंजा नाम की। तो इस इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की वजह से, फूड शॉर्टेज की वजह से, और फूड शॉर्टेज की वजह से जो फेमाइन हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कि कंट्री के अंदर 12 से 13 मिलियन पीपल जो थे वो उनकी डेथ हो गई। 12 to 13 मिलियन पीपल इन इंडिया पेरिश्ड। ठीक है, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, और ये डाटा कब का है, ये 1921 के सेंसस का डाटा है कि इसी दौरान क्या हुआ, 12 to 13 मिलियन लोग देश में मारे गए थे। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी इंडिया की एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या था, इंडिया की ये कंडीशन थी। ठीक है, ये 1913 से लेकर 1918 के बीच में ये इंडियन कंडीशंस थी, और इस दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडियन पीपल को फेस करना पड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ आपका एक पहला क्वेश्चन बन के तैयार होता है, मैं आपको बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। डिस्कस द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। डिस्कस द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की कैसी थी, मैंने ऑलरेडी आपको पॉइंट्स बनाकर दिए हुए हैं, यहाँ से आप सीधा सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब जब ये कंडीशन थी और ये सारी सिचुएशन हो रखी थी, इसी दौरान क्या होता है कि देश के अंदर एक नए लीडर आते हैं। ठीक है, ये लीडर आते हैं साउथ अफ्रीका से, इनका नाम था महात्मा गांधी। तो जब ये भारत ये सारी क्राइसिस और सिचुएशन झेल रहा था, तब महात्मा गांधी भारत लौटते हैं साउथ अफ्रीका से 1915 में, जनवरी 1915 में। ठीक है, और देश को एक नया नेता मिल जाता है, एक नया लीडर मिल जाता है, जो कि देश को जिसकी लीडरशिप में देश जो है वो आज़ादी की तरफ पहुंचता है 1945
1947 में। ठीक है, महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे तो उन्होंने वहाँ की रेसिस्ट रिजाइम, मतलब वहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि वहाँ पर रेसिस्ट रिजाइम है। रेसिस्ट रिजाइम का मतलब ये होता है कि अपार्थाइड सिस्टम चलता था साउथ अफ्रीका के अंदर। वहाँ गोरे और कालों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, मतलब वाइट पीपल डिस्क्रिमिनेटेड ब्लैक पीपल्स। ठीक है ना, तो उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने एक नया नॉवल मेथड ऑफ एजिटेशन, मास एजिटेशन तैयार किया था, जिसे कहा गया था सत्याग्रह। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से इंडिया में एक न्यू कह दो या नॉवेल कह दो, ए नॉवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। मास एजिटेशन मतलब, एजिटेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना, धरना प्रदर्शन करना, लेकिन कैसे करना, मास मतलब काफ़ी सारे लोग इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करते हैं। तो ये एक नया तरीका वो लेकर आए थे इंडिया के अंदर, इसको इन्होंने नाम दिया था सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका के अंदर जो रेसिस्ट रिजाइम थी, उस रिजाइम के अगेंस्ट सक्सेसफुली इसको इस्तेमाल किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसे वेपन ऑफ वीक कहा था। क्या कहा था, वेपन ऑफ वीक। वाई इट इज़ कॉल्ड वेपन ऑफ वीक, तो सिंपल सा मीनिंग है इसका कि वेपन ऑफ वीक इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा वेपन था सत्याग्रह जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता था। इसके लिए आपका अमीर होना, पावरफुल होना, ताकतवर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही हो, आपका जो स्ट्रगल है वो सही है, आपका उद्देश्य सही है, आप सच के साथ खड़े हो, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सत्याग्रह की मदद से अपने जो है अपना जो उद्देश्य है उसको आप पा सकते हैं। तो महात्मा गांधी सत्याग्रह का एक कॉन्सेप्ट इंडिया में लेकर आए। नाउ क्वेश्चन आई रेज हियर इज़, जो एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है, दैट इज़ व्हाट इज़ सत्याग्रह और डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह। तो हम सत्याग्रह की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है जो आप भी इजीली समझ सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो महात्मा गांधी ने दिया था, इफ़ द कॉज वाज ट्रू, अगर आप जिस चीज़ के लिए सत्याग्रह या आप जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ट्रू है, ट्रू का मतलब सत्य है, एंड इफ़ स्ट्रगल इज़ अगेंस्ट इनजस्टिस, और आप जो लड़ाई है, जो स्ट्रगल है, वो अगर अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट ऑप्रेसर। जब आप सही हो, आपका उद्देश्य सही है, आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, तो आपको फिज़िकल फोर्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। फिज़िकल फोर्स मतलब वायलेंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है ऑप्रेसर के खिलाफ। ऑप्रेसर मतलब जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग इसका निकल कर, इफ़ द कॉज वाज ट्रू, इफ़ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन द फिजिकल फोर्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट ऑप्रेसर। मतलब जब आपको पूरा उद्देश्य वगैरह सब कुछ सही है, तो आपको किसी भी प्रकार का वायलेंस इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि एक सत्याग्रही जो होता है वो बिना वेंजियंस मतलब बिना बदले की भावना रखे या बिना उग्र हुए वो नॉन वायलेंस से अपना युद्ध जीत सकता है। ठीक है, तो दो फैक्टर्स आपके पास होना चाहिए। पहले फैक्टर्स में क्या है कि आपका कॉज सही होना चाहिए, आपकी स्ट्रगल इनजस्टिस के खिलाफ होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा आपके मन में बदले की भावना नहीं होना चाहिए, आपको उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब ठीक है। अगर आप सत्य हो, अगर आप सही हो, अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो और अन्याय के खिलाफ अगर आप लड़ रहे हो, तो आपको बिल्कुल मन में बदले की भावना रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको उग्र होने की ज़रूरत नहीं है। आप सत्याग्रही हो और आप सत्याग्रही हो इसलिए आप इस बैटल को नॉन वायलेंट तरीके से जीत सकते हो। अब क्या करना होगा आपको कि अगर आपको इस बैटल को जीतना है नॉन वायलेंट तरीके से, तो क्या करेंगे हम? दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑप्रेसर। क्या करेंगे हम? ऑप्रेसर की कंसाइन पर अपील करेंगे। इसको हम शॉर्ट में मैं कहूँ तो हम अत्याचारी का या जो भी दमन करने वाला आदमी है, जो गलत करने वाला आदमी है, उसके खिलाफ आपको हाथ उठाने की या किसी भी प्रकार का हिंसा करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू अपील टू हिज कंसाइंस। अपील टू हिज कंसाइंस का मतलब है आपको उसके ऊपर मन बदलने की कोशिश करो। ठीक है, क्या करने की कोशिश करो? मन बदलने की कोशिश करो।
ठीक है। अब मन बदलने की कोशिश क्या होती है, तो देखो इसको आपको, अगर आपको समझना है तो एक सिंपल सा आपको मैं छोटा सा बहुत इजी से एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप सब लोग स्टडी करते हैं, तो जब आप सब लोग स्टडी करते हैं तो व्हाट हैपन, द होल ईयर when you are in a class, when you are studying in a particular class, for the whole session teacher used to tell you that study regular, learn, रोज़ कहा जाता है पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। घर पे पेरेंट्स आपको कहते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, ठीक है ना। लेकिन हमने देखा है कि भाई कुछ बच्चे तो हैं जो रेगुलर पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पीछे कितना भी आप फोर्स करो वो नहीं पढ़ते। वो कब पढ़ेंगे? अब वो कब पढ़ेंगे? जब उनका पढ़ने का मन करेगा। तो अगर हम लोग ये सोचते हैं कि भाई इस बच्चे को मार से, पीट से या धमका कर या उसको डरा कर हम पढ़ा सकते हैं, तो भाई वो पढ़ेगा नहीं, वो पढ़ने का सिर्फ नाटक करेगा। जैसे कई बार होता है ना, पेरेंट्स घर पे ज़बरदस्ती पढ़ने बिठा देते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो बैठ जाता है बुक लेकर, लेकिन वो कुछ पढ़ता नहीं है। क्यों नहीं पढ़ता है? क्योंकि उसका मन ही नहीं है पढ़ने का। पढ़ेगा कब वो? जब उसका मन होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात ये है कि भाई बिना वॉयलेंस इस्तेमाल करे, किसी को परेशान किए करने के बजाय आप उसको मन बदलने की कोशिश करो, ठीक है। आप अगर किसी के साथ मतलब आप अगर उसका मन अगर नहीं बदलोगे और आप उसको मारपीट के ज़रिए, वॉयलेंस के ज़रिए, किसी भी तरीके से अगर आप उसको बात मनवाने की कोशिश करोगे, तो होगा क्या कि जब तक आपका डर उसके मन में है तब तक तो वो ठीक है कुछ कर लेगा वो, लेकिन जिस दिन उसका डर ख़त्म हो गया, उस दिन वो फिर से अपने पुराने ढर्रे पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसने अपना मन तो बदला ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? ऑप्रेसर के कंसाइंस पर अपील करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि पीपल इंक्लूडिंग द ऑप्रेसर हैड टू बी परसुएटेड टू सी द ट्रूथ। अब कैसे करेंगे? तो हम ऑप्रेसर को या किसी भी इंसान को सत्य को देखने के लिए मजबूर करेंगे, ठीक है। हम उसे फोर्सफुली ट्रूथ एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कहेंगे। हम उसे डंडे के बल पर, बंदूक के बल पर या डरा कर धमका कर हम उसे बात मानने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो जब तक हमारे हाथ में डंडा है, बंदूक है, तब तक तो हमारी बात मानेगा। जिस दिन डंडा बंदूक नहीं हुआ उस दिन तो हमारी बात मानने से इनकार कर देगा वो। तो ऐसा करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो डर के मारे ये सब कुछ कर रहा है। सही क्या होगा? सही ये होगा कि जब वो मन से वो सारे बात माने और वो अपने मन को बदले, कि उसको नज़र आए कि हाँ सही क्या है गलत क्या है, और उसको ये महसूस हो, उसको ये रियलाइज़ हो कि हाँ कि वो जो कर रहा है वो गलत है। अगर उसको रियलाइज़ होगा कि वो जो कर रहा है वो गलत है, तो आपको किसी प्रकार की कोई वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करना है आपको उसको सच देखने के लिए मजबूर करना है, ना कि आपको उसे ट्रुथ को एक्सेप्ट करवाना है ज़बरदस्ती हिंसा की हेल्प से, ठीक है। आपको उसको सच देखने के लिए मजबूर करना है, और वो कैसे करना है? नॉन वायलेंस से उसको मनवा। तो इसी को बोलते हैं क्या करना? कंसाइंस पर अपील करना। इससे क्या होगा? इससे आपकी स्ट्रगल, अगर उसका मन बदल जाता है तो फिर सिंपल सी बात है, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो। जिस आदमी का मन बदल गया वो आदमी ज़िंदगी भर वैसा ही रहेगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो आप रामायण जिन्होंने लिखी थी, वाल्मीकि जी, आप उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि भाई वाल्मीकि जी पहले क्या थे, और बाद में जब उनमें एक चेंज आया तो उन्होंने उन्होंने पूरी रामायण लिख दी, ठीक है ना। तो आप उसके बारे में पता करें कि क्यों, क्योंकि उनका मन बदला। तो ऐसे तो उन्होंने भाई अपना मन बदला, तो वो ज़िंदगी भर उन्होंने फिर भक्ति भाव में, और लोगों को देखो उन्होंने इतना बड़ा एपिक लिख कर दे दिया। तो जबकि उनकी पिछली लाइफ में तो उनकी स्थिति वो तो बिल्कुल, शायद जहाँ तक मैंने सुना है, आई डोंट नो हाउ मच आई एम करेक्ट, पर जहाँ तक मैंने सुना है कि भाई वो पिछली लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा इट मीन्स काइंड ऑफ ए रॉबर डकैत टाइप थे, लेकिन उनका मन बदला, उन्होंने सत्य को देखा, सत्य को समझा और उन्होंने अपना मन बदल दिया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको देश में मिलेंगे। आप अशोक राजा की बात कर सकते हो। राजा अशोक ने एक युद्ध लड़ा, और जब उन्होंने देखा कि एक युद्ध के अंदर इतना ज़्यादा कुछ लोग मरे हैं, मतलब उनकी सेना के तो लोग मरे, मतलब सामने वाले हारने वाले की सेना के तो लोग मरे हैं, लेकिन उनकी खुद की सेना के भी, जबकि वो जीते, लेकिन उनकी सेना का भी नुकसान हुआ है, इतने सारे लोग मारे गए। तो उन्होंने उस दिन के बाद से युद्ध ही त्याग दिया। क्यों उन्होंने युद्ध त्याग दिया? तो सिंपल सा इसका आंसर है कि भाई उनका मन बदल गया। उसके बाद उन्होंने कभी युद्ध नहीं किया। उसके बाद उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार किया, ठीक
ठीक है ना। तो भाई उनके मन पर अपील हुआ, और मन पर अपील हुआ तो वो बदल गए। तो सिमिलरली आपको भी यही करना है कि आपको सामने वाले को नॉन वायलेंट तरीके से समझाना है, वायलेंस का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो दिस इज़ सत्याग्रह। इससे क्या होगा कि ट्रुथ वाज बाउंड टू बी अल्टीमेटली ट्रू। तो इसमें क्या होगा, सत्य की विजय होगी हमेशा। और जो एक बार सत्य की विजय होती है तो फिर आपको तो सबको पता है कि भाई फिर तो आपको किसी प्रकार का कोई वायलेंस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा उद्देश्य भी है कि भाई जो सही है वही सामने आए और उसी की विजय हो। सो दिस इज़ ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट सत्याग्रह। मैं एक बार और इसको रिवाइज कर देता हूँ आपको, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेसर। सेकंड, विदाउट सीकिंग वेंजियंस or being aggressive, satyagrahi could win the battle through non-violence. Third, this could be done by appealing to the conscience of the oppressor. Fourth, people including the oppressor had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of non-violence, and by this the truth was bound to be ultimately true. तो महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह नाम के हथियार का इस्तेमाल किया और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ, और नॉन वायलेंट तरीके से उन्होंने ब्रिटिश लोगों के ख़िलाफ़ जो है स्ट्रगल उन्होंने शुरू कर दी। और जिसका नतीजा क्या हुआ ये हम सब जानते हैं कि हम बाद में क्या हुआ, आज़ाद हुए। तो हमारी आज़ादी के अंदर महात्मा गांधी ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और महात्मा गांधी ने बहुत सारे एफ़र्ट्स किए हैं। उनके सत्याग्रह जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एफ़र्ट था उनका, और इसका इस्तेमाल आज भी हम करते हैं। आज भी हम देखते हैं कि कई जगहों पर धरना प्रदर्शन होता है, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई आंदोलन निकाला जाता है। अब देखो, आप जब ये आंदोलन धरना प्रदर्शन देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई इसमें किसी प्रकार का कोई वायलेंस तो हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सत्याग्रह। क्या है सत्याग्रह? डेमोक्रेसी का एक टूल है, डेमोक्रेसी का एक टूल है, ठीक है ना। तो अगर आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हो तो सत्याग्रह में आप बिल्कुल बिलीव करेंगे। गॉट इट। तो महात्मा गांधी ने अपने इस वेपन का इस्तेमाल किया। इस वेपन को ऑलरेडी वो साउथ अफ्रीका में इस्तेमाल कर चुके थे, और बाद में उन्होंने इंडिया में आने के बाद भी इसका इस्तेमाल किया। सबसे पहले उन्होंने इसका इस्तेमाल किया कहाँ पर? चंपारण में, जहाँ वो चंपारण जो कि कहाँ पर है, बिहार में है। 1917 में उन्होंने ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, किसके अगेंस्ट सत्याग्रह किया? ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण जो आज के बिहार में है वहाँ पर उन्होंने ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह किया था। ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम क्या है कि वहाँ पर वहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती इंडिगो उगवाया जा रहा था जो वो किसान उगाना नहीं चाहते थे। तो महात्मा गांधी के इस सत्याग्रह की वजह से वहाँ के किसानों को जो ज़बरदस्ती इंडिगो उगवाया जा रहा था उससे उन्होंने वहाँ के किसानों को बचाया। दूसरा उन्होंने सत्याग्रह कहाँ किया? 1917 में अगेन कहाँ पर? खेड़ा। खेड़ा कहाँ पर? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। वहाँ पर चूँकि क्रॉप फेल हो गई थी, किसान जो थे वो गवर्नमेंट को रिवेन्यू चुका नहीं पा रहे थे, और गवर्नमेंट ने रिवेन्यू रिलैक्स करने के लिए मना कर दिया था। तो इस रिवेन्यू को, किसानों की मदद करने के लिए रिवेन्यू को रिलैक्स कराने के लिए महात्मा गांधी ने 1917 में खेड़ा जो कि गुजरात में है वहाँ पर उन्होंने क्या किया था? सत्याग्रह किया था, और इसके बाद उन्होंने रिवेन्यू रिलैक्स करवाए थे। और इसके बाद जो उन्होंने तीसरा सत्याग्रह किया वो किया था उन्होंने अहमदाबाद में। कहाँ किया था? अहमदाबाद में, अगेन इन गुजरात इन 1918। और ये सत्याग्रह उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स के लिए किया था, क्योंकि वहाँ पर कॉटन मिल वर्कर जिस कंडीशन में काम कर रहे थे वो कंडीशन सही नहीं थी। उनको जो उनको जो वेजेस पे किए जा रहे थे वो भी बिल्कुल उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग और वर्क के अकॉर्डिंग नहीं थे, मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो उनको इस एक्सप्लॉयटेशन से बाहर निकालने के लिए महात्मा गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के फेवर में सत्याग्रह सक्सेसफुली किया था, ठीक है। ये तीनों पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है दैट इज़ 1917 चंपारण, 1917 खेड़ा एंड 1918 अहमदाबाद। ये तीन जो सत्याग्रह है ये आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन में आते हैं और आपके मैप में पूछे जाएंगे, इनको आपको याद करना है। आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके, तो ये तीन सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किए थे। ये आपको ध्यान रखना है कि ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, 2 नंबर का मैप आता है हिस्ट्री से, और ये जो हिस्ट्री का जो मैप है ये आपका इसी चैप्टर से आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया से, ठीक है ना। तो
ये सारे इवेंट्स हुए जो अभी हमने पढ़ा कि महात्मा गांधी भारत में आए, भारत में आकर उन्होंने सत्याग्रह किया, और ये एक प्रकार से आपके नेशनलिज्म को डेवलप करने का एक टूल था। ठीक है, इस टूल के ज़रिए, सत्याग्रह के ज़रिए भारत में नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई, यूनिटी भी डेवलप हुई, और बहुत देश, काफ़ी सारे देश के लोग आपस में मिलकर उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह देश में किए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह यहाँ पर होता है तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सत्याग्रह। ठीक है, अब हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? रॉलेट एक्ट की। ठीक है, तो महात्मा गांधी को 3 जगहों पर क्या मिल गया? सक्सेस मिल गई। 1917 चंपारण, देन अगेन 1917 में ही खेड़ा, और 1918 में जो है अहमदाबाद। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने फिर इसी सत्याग्रह की हेल्प से देश में बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम किए, बहुत सारे इम्पोर्टेंट मूवमेंट किए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने आगे कई बार झुकने के लिए मजबूर किया और डिमांड मानने के लिए मजबूर किया। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के बाद महात्मा गांधी का एक बहुत इम्पोर्टेंट सत्याग्रह मूवमेंट की बात हम करेंगे, जो कि महात्मा गांधी ने किया था ईयर 1919 में, और वो किया था अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। किसके अगेंस्ट किया था? रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने डिसाइड किया 1919 में कि वो क्या करेंगे, एक नेशन वाइड सत्याग्रह चलाएंगे। ठीक है, अब ये रॉलेट एक्ट है क्या, पहले तो आपको ये समझना है। तो देखो, रॉलेट एक्ट एक कानून है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1919 में पास किया था। इंडिया के अंदर जितने भी प्रकार के सत्याग्रह हो रहे थे, जितनी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही थी ब्रिटिश लोगों के ख़िलाफ़, जो भी लीडर्स थे ब्रिटिश लोगों के ख़िलाफ़, उन सब के ऊपर लगाम लगाने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको परेशान करने के लिए कि भाई उनका जो स्ट्रगल का मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ स्ट्रगल है, वो जो है वो धीमा पड़ जाए, वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए उसके लिए ब्रिटिश लोगों ने रॉलेट एक्ट पास किया। अब आपको इसके कुछ पॉइंट्स याद रखने कि सबसे पहले तो आपको ये बात दिमाग में रखनी कि ये जो एक्ट था ये 1919 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, कहाँ पर? इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में हरीडली पास कर दिया, मतलब हरीडली पास कर दिया गया था। हरीडली पास करने का मतलब होता है आनन फानन में पास कर दिया गया था, जबकि इंडियन मेंबर्स ने मिलकर इसका विरोध किया था उस असेंबली में, लेकिन उनके विरोध को दरकिनार कर दिया गया, और उसके दरकिनार करने के बावजूद भी उसको पास कर दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इंडियन मेंबर्स के विरोध के बावजूद इसको पहली चीज़ तो पास कर दिया गया, और दूसरी चीज़ है कि इंडियन मेंबर्स ने इसका विरोध क्यों किया था। तो देखो, पहली चीज़ तो जब हम किसी भी असेंबली में होते हैं, जो असेंबली इज़ अ काइंड ऑफ पार्लियामेंट, जैसे आप लोकसभा में देखते हैं, तो आपको पता होता है कि भाई एक मेजॉरिटी से चीज़ें पास होनी चाहिए, लेकिन एक डिस्कशन भी होता है, और एक अच्छे गवर्नेंस की ये निशानी होती है कि डिस्कशन हो, डेलिब्रेशन हो, नेगोशिएशंस हो, डिस्कशन हो। जैसे आपने सिविक्स में पढ़ा होगा कि भाई पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में डेलिब्रेशन नेगोशिएशन होते हैं। भले ही गवर्नमेंट की मेजॉरिटी, भले ही जिसके पास मेजॉरिटी वो गवर्नमेंट पास करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको लोकसभा में लाना पड़ेगा, सबसे बात करनी पड़ेगी, सबसे डिस्कस करना पड़ेगा, सबके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स उनको लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं किया गया। ठीक है, तो इस वजह से इंडियन मेंबर्स ने जो विरोध किया था उसको उन पर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी चीज़, इंडियन मेंबर्स ने विरोध क्यों किया था, तो इस विरोध को समझने के लिए आपको इस रॉलेट एक्ट का प्रोविज़न समझना होगा। सो नाउ क्वेश्चन इज, आप लिख सकते हैं, व्हाट इज़ द प्रोविज़न ऑफ रॉलेट एक्ट ऑफ 1990? व्हाट इज़ द प्रोविज़न ऑफ रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेंशन द प्रोविज़न ऑफ रॉलेट एक्ट 1990। मेंशन द प्रोविज़न ऑफ रॉलेट एक्ट 1990। अब प्रोविज़न मतलब इसका प्रावधान, किस एक्ट में ऐसा क्या था कि इंडियन मेंबर्स ने इसका विरोध किया था।
तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई इस एक्ट को पास किया गया था इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, सत्याग्रह वगैरह जो भी हो रहे थे उनको रोकने के लिए। तो यहाँ से आपको छोटा सा आइडिया तो मिल ही गया होगा। बचा हुआ हम इसका प्रोविज़न पढ़ेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है? इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। सुन रहे होंगे आप लोग, इट गेव गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। जो लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूँ आप उसको पढ़े ढंग से। ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन करी है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन ये जो ईयर्स वाला पॉइंट है जहाँ पर मैंने लाइन सीधी खींची है, आप ये वाली लाइन पढ़े। क्या है? इट गेव गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ये इसका प्रोविज़न है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस एक्ट के पास होने के बाद गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा पावर मिल गया कि गवर्नमेंट किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी, भले वो अच्छे के लिए हो रही हो बुरे के लिए हो रही हो, गवर्नमेंट जानने की प्रयास ही नहीं करेगी, वो तो उसको रिप्रेस कर देगी और उसके इस रिप्रेशन के अगेंस्ट आप कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको गवर्नमेंट को सीधा सीधा पावर है कि भाई जो भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रही है उसको आप तुरंत रिप्रेस कर दो। ठीक है, और इस एक्ट में एक और प्रावधान रखा गया है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, मतलब जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी, इंडियन लोग जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इन सब को डिटेन कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब इन सब को जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल। और इन 2 सालों तक उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई ट्रायल या मुकदमा चलाया नहीं जाएगा। मतलब आप अगर पाए गए कि आपने जो है कोई पॉलिटिकल एक्ट, जैसे आपने कोई सत्याग्रह किया, गवर्नमेंट आपको उठाएगी, आपको जेल में डाल देगी 2 साल के लिए। 2 साल तक आपके लिए कोई पूछने वाला नहीं है, ना तो आपको बेल होगी, ना आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। ठीक है, 2 साल तक आप जेल में सड़ते रहो। 2 साल बाद अगर उनको सुध हुई, याद आया, तो फिर वो कुछ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, वो 2 साल तक आप उसको भूल जाओ। ठीक है, तो ये था ये क्या रॉलेट एक्ट। ठीक है, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो था गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर मिल गया था। तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग ये जो एक्ट है, ठीक है, महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग ये जो एक्ट है ये अनजस्ट एक्ट है या अनजस्ट लॉ है। मतलब ये एक अन्याय करने वाला कानून है। तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि इस अनजस्ट लॉ या इस अन्यायी कानून के खिलाफ वो जो है पूरे देश भर में, ठीक है, क्या करेंगे? रॉलेट सत्याग्रह करेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट क्या करना चाहते थे? नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाना चाहते थे। और इसकी शुरुआत उन्होंने की कब से? 6 अप्रैल से। ठीक है, डेट आपको याद रखनी, 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने ये शुरू किया एक हड़ताल के साथ। अब जब ये एक्ट शुरू हुआ तो इसमें क्या क्या इवेंट्स हुए ये अब आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं एक एक करके आपको चीज़ें पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं आपको बताऊँगा, और नेक्स्ट आपको जब वीडियो दूंगा तब मैं आपको उसके इंपॉर्टेंट नोट्स भी दूंगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पहले आप एक बार समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसके नोट्स भी दूंगा। ठीक है, तो ये 6 अप्रैल को रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ। अब इस रॉलेट सत्याग्रह में क्या क्या हुआ? रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स क्लोज डाउन। ये पहला स्टेप। जैसे हड़ताल हुई 6 अप्रैल को, रैलीज, जुलूस निकाले गए अलग अलग शहरों में। जितने भी वर्कर्स थे जो रेलवे वर्कशॉप्स में काम करते थे वो स्ट्राइक पर चले गए, मतलब उन्होंने हड़ताल कर दी। शॉप्स क्लोज डाउन, और जितनी भी दुकानें थी वो बंद कर दी। अब जब वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए, रैलीज होने लगी, शॉप्स बंद हो गए, तो भाई गवर्नमेंट ने सब कुछ जब देखा तो गवर्नमेंट क्या अलार्म हो गई इससे। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को भाई एकदम से उनको लगा ना कि अब कुछ बड़ा हो सकता है, तो एक अलार्म हो गई। तो अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज, तो इन सारी चीज़ों को अपसर्ज होने के, अलार्म होने पर क्या हुआ? गवर्नमेंट स्कैर्ड, थोड़ी डर गई कि अगर ये आगे और चलता चला गया और ये ऐसे ही आगे बढ़ता चला गया तो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जितनी भी कम्युनिकेशंस की लाइंस हैं, जैसे रेलवे हो गया, टेलीग्राफ हो गया, ये बंद हो जाएगी। तो ये बंद हो जाएगी तो कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, इंट्रैक्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर बंद हो गया
तो गवर्नमेंट की जो डे टू डे वर्किंग्स है वो सारी वर्किंग्स ठप पड़ जाएगी, तो उसका सीधा सीधा नुकसान गवर्नमेंट को होगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ देख कर क्या हुआ, गवर्नमेंट अलार्म हो गए, और अलार्म होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट, कि नेशनलिस्ट जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स है इनको इनकी धरपकड़ करना, इनको चुप करवाना, इनको रिप्रेस करना, ये सब कुछ इन्होंने शुरू किया। क्लैम्प डाउन करना इन्होंने शुरू किया। क्लैम्प डाउन करने की शुरुआत कैसे की इन्होंने, लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, अमृतसर के जितने भी लोकल लीडर्स हैं उनको पिक्ड अप कर लिया, मतलब उनको उठा लिया, ठीक है, बंद कर दिया। महात्मा गांधी को दिल्ली आने से रोक दिया, ठीक है। फिर 10 अप्रैल को अमृतसर में एक शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट पुलिस ने अटैक कर दिया, फायरिंग कर दिया। अब जैसे ही इस शांतिपूर्वक जुलूस पे फायरिंग हुई तो पब्लिक उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, और पब्लिक गुस्सा होने के बाद पब्लिक ने क्या किया, पब्लिक ने वाइड स्प्रेड अटैक किया। पब्लिक ने वाइड स्प्रेड अटैक किया, उन्होंने बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, किसी को भी नहीं छोड़ा, सब पर उन्होंने हमला कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, हिंसा कर दी उन्होंने बहुत ज़्यादा। अब जब पब्लिक ने हिंसा की तो गवर्नमेंट और ज़्यादा गुस्सा हो गई, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया। और मार्शल लॉ लगाकर जो है उन्होंने पूरी कमान, अमृतसर शहर की उन्होंने पूरी कमान जो थी वो जनरल डायर के हाथ में दे दी, ठीक है। किसके हाथ में दे दी, जनरल डायर के हाथ में दे दी, ठीक है, जनरल डायर के हाथ में दे दी, ठीक है। अब जनरल डायर के बारे में आपने ऑलरेडी कई बार हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जनरल डायर ने भारत के अंदर क्या किया था। तो उन्होंने जो किया वो पूरी दुनिया में कितना बदनाम हुआ वो आप सबको पता है। उनकी वजह से, जनरल डायर की वजह से, जो उस समय थे, जनरल डायर की एक्शन की वजह से एक बहुत बड़ा देश में एक मैसेकर हुआ, जिसे हम कुख्यात मैसेकर कहेंगे, एक इनफेमस मैसेकर कहेंगे, जिसे जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ, और वो था जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। कौन सा मैसेकर हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, ठीक है। अब जलियांवाला बाग क्या है, एक गार्डन है जहाँ जैसे हम लोग सब जाते हैं गार्डन्स वगैरह में, वैसे लोग वहाँ पर अमृतसर के लोग आते हैं, वहाँ क्राउड इकट्ठा होती है, वहाँ मेला भी लगा हुआ था बैसाखी का, और बहुत सारे लोग जो थे वो वैसे ही बैठने आ गए थे, कुछ लोग अपनी मीटिंग्स करने आए थे, कुछ लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी मीटिंग्स कर रहे थे, कुछ लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि भाई मार्शल लॉ लगा हुआ है, और वो आ गए, ठीक है, जलियांवाला बाग में। और जैसे ही ये सारे लोग अंदर थे तो क्या होता है कि जनरल डायर आते हैं, वो उस जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। डायर एंटर द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट्स, एरिया में एंटर करते हैं, एग्जिट्स मतलब बाहर निकलने के रास्ते बंद कर देते हैं, एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, और क्राउड पर ओपन फायरिंग कर देते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पर जितने भी जलियांवाला बाग में लोग थे, जितने भी निर्दोष लोग थे, उन सब के ऊपर ओपनली फायर कर देते हैं, ठीक है। और इस वजह से किलिंग हंड्रेड्स, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये जनरल डायर एक मैसेकर कर देते हैं, एक बहुत ही नशस हत्याकांड हम इसको कह सकते हैं जो जनरल डायर कर देते हैं। और क्वेश्चन ये कि जनरल डायर ऐसा क्यों करते हैं, तो बाद में जब जनरल डायर ने अपने ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया तो उन्होंने बताया कि ही वांटेड टू प्रोड्यूस ए मोरल इफेक्ट, वो एक मोरल इफेक्ट मतलब एक ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहते थे जिसका असर सब पर हो। और वो मोरल इफेक्ट क्या है, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही ए फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ, कि जितने भी सत्याग्रही है उनके मन में, उनके दिमाग में क्या किया जाए, आतंक, टेरर, आतंक एंड ऑ, दहशत और आतंक भर दी जाए, ताकि भविष्य में वो कभी किसी प्रकार का कोई सत्याग्रह, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ना करें। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, ये जलियांवाला बाग कर दिया, ठीक है। और जैसे ये जलियांवाला बाग कांड होता है, ये खबर पूरे भारत में आग की तरह फैलती है, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर, सब सड़कों पर उतर आते हैं, अलग अलग जगहों पर फिर अगेन वही शुरू हो जाता है, स्ट्राइक्स हो जाती है, पुलिस के साथ क्लैश होता है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जला दिया जाता है, और गवर्नमेंट भी फिर ये सारे जितने भी प्रदर्शन हो रहे थे, गवर्नमेंट भी इसको क्या करती है, बहुत ज़्यादा ब्रूटली रिप्रेस करने की कोशिश करती है।
और वो जितने भी सत्याग्रही थी वो उन सबको ह्यूमिलेट करने की कोशिश करती है। क्या करने की कोशिश करती है? ह्यूमिलेट। अब ह्यूमिलेट करना क्या होता है? तो ह्यूमिलेट करने को हम सीधा सा एक वर्ड अगर मैं कहूँ तो वो है शर्मिंदा करना। ठीक है, क्या है ह्यूमिलेट करना? शर्मिंदा करना। अब शर्मिंदा करना क्या है? आपको आपकी खुद की नज़रों से गिराना, आपको सबके सामने बदनाम करना, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर देना, मतलब ये इस प्रकार की वो एक्ट करते हैं। और वो इसके लिए क्या करते हैं? जितने भी सत्याग्रही हैं, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या करते हैं, जितने भी सत्याग्रही हैं उन सत्याग्रही को वो क्या करते हैं? टेरराइज़ करने की कोशिश करते हैं, मतलब ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, डू सलाम टू द साहिब्स। क्या कहते हैं? सबसे पहले सारे सत्याग्रहियों को नाक रगड़ने के लिए कहते हैं, सड़कों पर रेंगने के लिए कहते हैं, और सड़कों पर रेंगते रेंगते नाक रगड़ते रगड़ते जितने भी ऑफिसर्स आते हैं उन सबको सलाम करने के लिए कहते हैं। पीपल्स वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस अराउंड गुजरानवाला इन पंजाब वर बॉम्ब्ड। गाँव में लोगों को इकट्ठा कर कर उनके ऊपर बॉम्ब गिरा देते हैं। तो इस तरीके से इस सत्याग्रह के बाद, रॉलेट सत्याग्रह में काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। तो इतने सारे लोगों के मरने की वजह से, इतना सारा वायलेंस फैलने की वजह से महात्मा गांधी क्या करते हैं? महात्मा गांधी डिसाइड करते हैं कि वो इस रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लें। व्हाट ही डिसाइड? महात्मा गांधी विल विड्रॉ या कॉल ऑफ दिस रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके जो है वो 2 क्वेश्चंस बनकर तैयार होते हैं। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको लिखा चुका हूँ, एक तो कि मेंशन द प्रोविजन ऑफ रॉलेट एक्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक आप इसमें लिख सकते हैं कि डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आप लिख सकते हैं, गिव रीज़न वाई महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? गिव रीज़न वाई महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ रॉलेट सत्याग्रह। गॉट इट? समझ में आया आप लोगों को अभी तक? ठीक है, तो यहाँ तक अभी आप स्टडी कीजिए। इसके बाद का मैं आपको कल आगे का मैं आपको पोर्शन समझाऊंगा। ठीक है, कल हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा खिलाफत इशू। कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? खिलाफत इशू। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने अभी तक पढ़ लिया पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। सेकंड हमने पढ़ लिया दैट इज़ कि व्हाट इज़ सत्याग्रह, महात्मा गांधी कब आए। ठीक है, सत्याग्रह क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह। तीसरा हमने पढ़ लिया कि रॉलेट एक्ट क्या था। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा कि महात्मा गांधी ने कहाँ कहाँ पर सत्याग्रह किए, और फिर हमने पढ़ा जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आपको जैसे ही मेरा अगला वीडियो आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ओके।